पहला सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि S15 से शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे कि भाई व्हाट इज meant बाय पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन आपके पास वो ट्रांसमिशन होती है जिसमें आप मल्टीपल बिट एट द सेम टाइम भेज सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच मल्टीपल बिट्स कैन बी सेंट एट द सेम टाइम, यूजुअली 8 बिट्स। आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है? कोई डिस्टॉर्शन कोई जी शोर तो नहीं है पीछे? नहीं। ठीक है। अगला देख लेते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन वो होती है इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ओनली वन बिट कैन सेंड एट वन टाइम। एक वक्त में एक बिट भेज सकते हो आप। गिव वन बेनिफिट ऑफ ईच टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का फायदा ये होता है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में डाटा रेट फास्टर होता है, क्योंकि यू कैन सेंड 8 बिट्स एट द सेम टाइम, तो बिट्स तेजी के साथ जाती हैं। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में बिट्स कैन बी सेंट faster. सीरियल डाटा ट्रांसमिशन वर्क्स वेल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर पैरेलल सीरियल डाटा ट्रांसमिशन ज्यादा अच्छा काम करता है। और इसमें साथ साथ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर बिट्स स्क्यू नहीं होती। स्क्यू का मतलब ये होता है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर आपका जो डाटा जा रहा होता है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं ना, एक से ज्यादा चैनल्स होते हैं। यहाँ चैनल से मुराद वायर है। तो ऐसा हो सकता है कि एक वायर में डाटा तेजी से जा रहा हो, एक वायर के अंदर थोड़ा स्लो जा रहा हो। तो इसलिए जो डाटा बिट्स होती हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। इट इज पॉसिबिलिटी कि आपका जो डाटा ट्रांसमिशन के अंदर जा रहा है वो आगे पीछे हो जाए। तो यहाँ पर जब आप सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हो तो क्योंकि बिट्स आपके पास एक के बाद एक जा रही होती है, एक साथ नहीं जा रही होती, तो इसमें स्क्यू का प्रॉब्लम इश्यू हो जाता है। यहाँ आप देख सकती हो कि ये एक पिक्चर गिवन है, इसमें सेंडर जो है वो रिसीवर को भेज रहा है कोई डाटा। तो हर डाटा के लिए एक अलग चैनल का इस्तेमाल हो रहा है, अलग वायर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका डाटा जो है वो स्क्यू कर जाए। SKEW स्क्यू कर जाए। तो आप जब यहाँ पर बात करते हो पैरेलल इसमें सीरियल ट्रांसमिशन में, तो ये इशू नहीं होता। पैरेलल ट्रांसमिशन जो होती है आपकी, पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल वायर्स जा रहे हो। पैरेलल ट्रांसमिशन आप इस तरह से भी ले सकते हो कि अगर हम यहाँ देखें तो पैरेलल ट्रांसमिशन में अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन होती कैसे है। जो आपका वो होता है ना, वायर जो आपकी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड के साथ, तो उसमें आपके पास एक केबल होती है दैट इज कॉल्ड द साटा पाटा केबल। चौड़ी सी केबल होती है। अगर मैं यहाँ लिखूं भी इस तरह से नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाटा केबल। तो पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब ये केबल होती है। ये अगर आप इसको देखो तो आपको थोड़ा सा गौर से जूम करने पे ये पता चलेगा कि ये जो केबल है ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करती है मदरबोर्ड से। ये आपके सामने पिक्चर क्लियर आ रही होगी इसकी। तो आप देखो इसके अंदर ये बहुत सारे वायर्स हैं। ठीक है। तो वो आपसे जो चीज पूछ रहा है वो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई एप्लीकेशन बताओ पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। तो आप ये कह सकते हो कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन जो होती है वो कनेक्ट करती है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर दिया आपके साथ मदरबोर्ड से, या सीडी या डीवीडी को कर दिया। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की अगर आप बात करो तो उसके मल्टीपल आपके पास वेज हो सकते हैं कि जो सीरियल ट्रांसमिशन आप इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी होगा कि कनेक्टिंग कंप्यूटर टू अ मोडेम। कि आप किसी मोडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो तो आप सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक चीज होती है। तो जो बातें हमने पीछे की हैं उसमें लिखा हुआ भी है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होती है जिसमें आप 8 बिट्स मल्टीपल बिट्स एक वक्त में भेज सकते हो। और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन वो होती है जिसमें एक वक्त में एक बिट भेजी जाती है और एक ही तार इस्तेमाल होता है, वन वायर। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का फास्टर डाटा रेट होता है। सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास वायरिंग कम होती है, ज़ाहिर है वायर कम होते हैं तो लेस एक्सपेंसिव होता है। लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर अच्छा काम करता है और डाटा स्क्यू होने का चांस कम होता है। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन हमने बात की थी कि हम जब जो है ना इंटरनल डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो वहां पे ये अच्छा काम करता है। और फिर सेंडिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर में भी पैरेलल इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सीरियल के तौर पर सीरियल केबल के थ्रू भी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है प्रिंटर, तो आपके पास दोनों ऑप्शन जो है ना वो सही है। यानी आप कनेक्टिंग अ प्रिंटर टू द कंप्यूटर जो है वो भी पैरेलल के एग्जाम्पल हो सकता है और सीरियल के अंदर भी हो सकता है। व्हाट इज meant बाय द टर्म यूएसबी? यूनिवर्सल सीरियल बस। और टू बेनिफिट ऑफ यूएसबी कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस। देखो अब जो यूएसबी कनेक्शन है ना वो आपका बन चुका है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड।
आपको बुक में भी मिल जाएगा कि जो यूएसबी है उसमें एक तो ये फायदा होता है कि डिवाइस को आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हो। फिर उसके अलावा एक चांस ये भी होता है कि इनकरेक्टली आप इसको अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वन वे से कनेक्ट होती है। यूएसबी आपने देखा है सिर्फ एक वे पे ही कनेक्ट होती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, मल्टीपल डाटा ट्रांसफर रेट को जो है ये सपोर्ट करता है, और जो है बैकवर्ड कंपैटिबल होता है यूएसबी 3.0, यूएसबी 2.0, यूएसबी 1.0। अगर आपके पास आपका लैपटॉप 3.0 सपोर्ट करता है, 3.0 का मतलब ये है कि फास्टर डाटा ट्रांसमिशन है, और आप उस पर 2.0 की यूएसबी लगा रहे हो तो ये उसको भी चलाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि फास्टर ट्रांसमिशन कंपेयर टू वायरलेस। तो ये भी इसके जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2015 का वेरिएंट 1-2 है। इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं, देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन एरर्स, यानी जो एरर्स आ सकते हैं वो चार तरह के आपके पास दिए हुए हैं। एक तो ये है कि एक चेक डिजिट होता है, एक आपके पास चेकसम होता है, एक आपके पास ARQ होता है, एक आपके पास पैरिटी चेक होता है। तो इस तरह के आपके पास डाटा ट्रांसमिशन एरर्स आ सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, देखो पैरिटी जो चेक होता है, यानी आपके पास ये चेक्स इस्तेमाल होते हैं डाटा में आने वाले एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं ये। तो उसमें से एक आपके पास आ जाता है पैरिटी। पैरिटी दो तरह की होती है, एक इवन पैरिटी होती है और एक ऑड पैरिटी होती है। तो यहाँ पर सवाल में आपसे कहा गया है कि आपने टिक वहां पर लगाना है जहां पे डाटा करेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है। ऊपर आपको बता दिया गया है कि इवन पैरिटी का इस्तेमाल हो रहा है। आप जब नीचे रिसीव बाइट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल हो रही है रिसीव बाइट में, वो हो रही है 1 2 3। तो ये जो 3 जो है वो इवन पैरिटी में फॉल नहीं करता, ठीक है ना। 3 का मतलब होता है ऑड, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो टिक लगाओगे वो लगाओगे टुवर्ड्स इस वाले पे। इसको मैं ये कर देता हूँ और स्टैम्प है ना, तो यहाँ पर मैं टिक लगा दूंगा बाइट ट्रांसमिट इनकरेक्टली। अगले पे जाके देखते हैं, अगला जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5। तो ये पांचवा आ रहा है अगला, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर भी हम ये लगा देते हैं, क्योंकि इवन पैरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वन की तादाद या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो। तीसरे पे चले जाते हैं, 1 2 3 4। तीसरा वाला जो है वो कहता है कि हाँ जी ये सही है, तो यहाँ पर हम इसका टिक लगा देंगे। तो ये इसका जवाब होगा। सही। अगले पे आ जाते हैं, वो कहता है कि भाई पैरिटी बिट के अंदर, अच्छा एक ये वाला जो होता है ना, ये आपके पास होता है ब्लॉक ऑफ डाटा। यानी इसके अंदर आपके पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपने चेक करना होता है। सवाल में आपको सीधा सीधा यहाँ बताया कि आप जिस चीज पर काम कर रहे हो वो इवन पैरिटी है। इसका मतलब है चाहे रॉ पे जाओ चाहे कॉलम पे जाओ, आपको हर सूरत ये देखना है कि नंबर ऑफ वन कितने, 2 4 6 8 होंगे तो ठीक है, अगर 1357 में से कुछ आएगा तो वो एरर है। अब आप यहाँ पहली लाइन के ऊपर गो थ्रू करो तो पहली लाइन पे आपको जो मिल रहा है वो 1 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। इसका मतलब है ये वाली लाइन सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी पे आप जाके देखोगे तो दूसरी पे आपको 1 2 3 4 चार वन मिल रहे हैं, ये भी सही है। तीसरी पे आप जाओगे 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। नेक्स्ट पे जाओगे 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। उससे नेक्स्ट पे जाओगे 1 2 3 4, ये भी ठीक है। इवन पैरिटी चल रहा है और हमें इवन पैरिटी मिल रही है, तो इसका मतलब कोई मसला ही नहीं है। फिर 6 पे जाओगे तो 6 पे भी 1 और 2 ठीक है। 7 पे जाओगे तो 7 पे आपके पास नजर आ रहा है 1 2 3। हाँ, ये वाला अब आपके पास गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इस वाले पे आपके पास नंबर ऑफ बिट्स की तादाद जो है वो 3 आ रही है। आप ऊपर जितने भी पढ़ रहे थे उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 2 4 6 8 आ रहे थे। इस वाले में ये 1 है, इसमें ये 1 है और इसमें ये 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गड़बड़ है वो ये है कि ये ऑड पैरिटी दे रहा है। यहाँ से पकड़ लिया। अब कॉलम वाइज जाएंगे। कॉलम नंबर 1 में देखते हैं नंबर ऑफ वन की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरी आ रही है। कॉलम 2 में सारे जीरो हैं, मसला नहीं है। कॉलम 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है। कॉलम नंबर 4 के अंदर 1 2 3 4, ये भी सही है। कॉलम नंबर 5 में 1 2 3 4, ये भी सही है। कॉलम नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉलम नंबर 7 के अंदर हमारे पास गड़बड़ आ रही है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स पे हमें पता चलता है कि गड़बड़ कहाँ हुई है।
इसका मतलब ये कि इंटरसेक्शन पे आपको जो 1 मिल रहा है ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो आपको बस ये बताना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर आप देखो काउंट नंबर ऑफ 1 की तादाद देखो तो आपको नजर आ रहा है कि वो 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया है। तो अब इसका जो जवाब देना होता है वो नीचे हमारे पास ये पूछता है कि भाई कौन सी रॉ में और कौन सी कॉलम में इशू आ रहा है। तो आपको बस ये चीज बतानी होती है। तो अब आप यहाँ से देख लो कि वो कह रहा है कि राइट द बाइट नंबर एंड कॉलम नंबर। बाइट नंबर 7 है, कॉलम नंबर 6 है। तो 7 और 6 हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा ये यहाँ पर इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि ये 7 है और ये हमारा जो है नेक्स्ट वाला ये 6 है। तो ये 7 और 6 इसका आंसर आ जाएगा। 7 और 6 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, अगली चीज देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू अराइव्ड एट योर आंसर। आप कैसे पहुंचे इस पे। तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आपने यहाँ पे गो थ्रू किया किसको, बाइट कौन कौन सी आ रही थी, बाइट 6 और बाइट बाइट नंबर 7 और कॉलम नंबर 6 को। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपने यहाँ पर गो थ्रू किया, यानी आपने यहाँ स्कैन किया बाइट नंबर 7 को और कॉलम नंबर 6 को। तो आप कह सकते हो कि लेटर ए दैट इज बाइट नंबर 7 ट्रांसमिटेड एज ऑड पैरिटी, उसमें जो नंबर ऑफ 1 थे वो 3 थे, और कॉलम 6 जिसपे नंबर ऑफ 1 की तादाद 7 थी तो उसमें भी ऑड नंबर पैरिटी थी। इंटरसेक्शन ऑफ बाइट 6 एंड कॉलम पे इंडिकेट हो गया कि जो वैल्यू गिवन है वो इनकरेक्ट है। तो ये इसका आंसर आप सिंपली लिख सकते हो। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्या करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? स्कैन कैसे करेंगे। स्कैन से मुराद यहाँ पे ये होगा कि आप उसको गो थ्रू करोगे यानी रीड करोगे। लेकिन हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया था वो ये किया था कि मैंने बाइट्स को इसका मतलब रीड करना शुरू किया था और फिर कॉलम्स को रीड करना शुरू किया था। तो यहाँ स्कैन से मतलब ये है कि बाइट को हमने पहले पूरा पढ़ा और बाइट में चेक किया। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वी फर्स्ट स्टार्टेड फॉर चेकिंग विद द बाइट 1 whether it contains all the even parities. So the byte number 7 is the one which contain odd number of parity. So we have highlighted the byte 7 and then in the columns we find out that column number 6 has odd number of parity. On the intersection of column number 6 and the byte 7 we got that there is an error in the transmission of data. कोई सवाल तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि पैरिटी चेक में आपको नहीं पता चलता कि बिट जो है वो करेक्टली ट्रांसमिट हुई है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास एक डाटा जो है वो आने वाला है यानी इवन पैरिटी में, तो आपने कहा ठीक है ये इवन पैरिटी नजर आ रहा है आपको, ये जी। है ना। अब इस वाली सिचुएशन को अब आप कहते हो कि इवन भेजा है, मैं कहता हूँ हाँ मुझे भी इवन मिला है, लेकिन उस इवन मिलने के अंदर अगर गड़बड़ ये हो जाए कि ये 0 का 1 और 1 का 0 हो जाए तो रहेगा तो इवन, लेकिन स्टिल आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। क्योंकि यहाँ जब पैरिटी की बात होती है तो इसमें एग्रीमेंट ये होता है कि दोनों तरफ से क्या भेजा जा रहा है। आप कहते हो इवन भेज रहा हूँ, मैंने कहा हाँ मुझे भी इवन रिसीव हुआ है, लेकिन हकीकत में एरर तो आया है ना। जो मेरा 1 0 था वो चेंज होकर किस में चला गया, 1 में। 1 0 चेंज हो गया 0 1 में, हम्म। ऐसा ही हुआ ना। तो ये बेसिकली हम्म। पूछ रहा होता है कि दिस इज द सिनारियो। ये सिनारियो वो होता है जैसे कह रहा है कि 2 बिट्स इंटरचेंज, 2 बिट्स क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। जहाँ 1 आना था वहाँ 0 हो गया, जहाँ 0 आना था वो 0 1 हो गया। तो या तो 2 बिट्स इंटरचेंज लिख दो या 2 बिट्स आर ट्रांसपोर्ट लिख दो, ये दोनों उसका आंसर हो सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि व्हेन 2 बिट्स आर इंटरचेंज, व्हेन बिट्स आर इंटरचेंज, 2 बिट या तो इंटरचेंज हो जाए या फिर ट्रांसपोज हो जाए। ट्रांसपोज का मतलब होता है अपनी पोजीशन चेंज कर दें, ट्रांसपोजिशन एरर भी कहते हैं। ये बात क्लियर है। जी।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं 2016 के पेपर पे। यहाँ से देख लेते हैं चेक डिजिट का क्वेश्चन होता है। अच्छी चीज़ ये होती है कि चेक डिजिट का क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए दिया जाता है उसके अंदर स्टेप बता दिए जाते हैं। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि चेक डिजिट को जो भी गिवन होगा आपको मल्टीप्लाई करना है उसकी डिजिट पोजीशन से। डिजिट पोजीशन आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर दी गई है कि लेफ्ट से राइट की तरफ आप 1 से लेकर 8 तक उसके ऊपर मार्क कर दो। फिर उसके बाद आप डिजिट पोजीशन से डिजिट को मल्टीप्लाई करो और उसका जो भी रिजल्ट है उसको आप ऐड करो। फिर ऐड करने के बाद उसको 11 के साथ आप डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका चेक डिजिट है। अब जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस गिवन है उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें यहाँ पर वो कह भी रहा है कि भाई आपके पास चेक डिजिट दी गई है और उसकी डिजिट पोजीशंस हैं। हम यहाँ पर डिजिट पोजीशंस को लगा लेते हैं। ये हमारी इसकी डिजिट पोजीशंस होंगी। जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो उसके आगे इसकी डिजिट पोजीशन 1 हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हम आगे जाएंगे यहाँ पे, तो ये मेरी डिजिट पोजीशन 1 आ गई। इसके हिसाब से ये डिजिट पोजीशन मेरी 2 हो गई, ये डिजिट पोजीशन 3 हो गई, ये डिजिट पोजीशन 4 हो गई, ये डिजिट पोजीशन 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई। क्योंकि नेक्स्ट तो हमारे पास है ही नहीं तो इसलिए इसकी कोई डिजिट पोजीशन होगी नहीं। ये वाली चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। ये डिजिट पोजीशन है हमारे पास। ईच डिजिट इन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय डिजिट पोजीशन। हम हर नंबर को उसके डिजिट पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 4 इंटू 1 आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, अगला मेरे पास 4 इंटू 3 आ रहा है, फिर उसके बाद अगला मेरे पास 1 इंटू 4 आ रहा है। तो ये चीज़ हमने लिखनी है 4/1, 2/2, यहाँ 2/2 लिखना था। और 4/3 आ गया, फिर 1/4 आ जाएगा, फिर 1/4 आ गया, फिर नेक्स्ट 5/5 आ जाएगा, 5/5, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 0/6, 0/6 कर देते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 8/7। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स हमें जो कहा गया था वो हमने कर लिया। 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 4 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 6 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56। ये हमने इसका निकाल लिया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 0 एंड 7 8 ज़ा 56। ऐड करते हैं 4 और 4 8 हो जाता है, 12 और 8 20 हो जाता है, उसमें 4 मिलाओगे 24 हो जाएगा, 24 और 25 जो होता है 49 हो जाएगा, 49 में 56 मिलाओगे तो 49 और 56, तो 50 और 55 जो होता है वो बन जाएगा 105। तो 105 इसका आंसर आ जाएगा। 105 को जब आप डिवाइड करोगे 11 से तो 105/11 का मतलब ये है कि 11 9 का 99 आता है। तो आपने लिखा 105 डिवाइडेड बाय 11, उसमें लिखा हुआ भी है द टोटल इज डिवाइड बाय 11। तो 105 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11 9 का 99। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 रिमाइंडर 6। तो कहते हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा ना वो आपका चेक डिजिट होगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपका वो 6 है, वो आपका चेक डिजिट है। ये बात क्लियर होती है। स्टेप्स है सिंपल जो सर ये क्या है मतलब? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपने जब सिंपल 105 को डिवाइड किया तो एग्जैक्टली वही सेम स्टेप बता रहा है कि 105 को जब आपने 11 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 11 9 का 99 होता है। और फिर उसके बाद 99 जब आप लिखोगे तो 105 में से जब आप 99 माइनस करोगे तो आपके पास 6 का रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप द रिमाइंडर गिव द चेक डिजिट द टोटल इज डिवाइडेड बाय 11, 11 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका चेक डिजिट होगा। तो आप यहाँ पे 6 जो है ना वो उठा के लिख दोगे तो ये 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे?
एन ऑपरेटर हैज जस्ट की इन द फॉलोइंग नंबर, ऑपरेटर ने ये नंबर डाला, अब आप ये बताओ कि ये चेक डिजिट करेक्ट है या नहीं है। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, आप यहाँ पे इसके सारे पोजीशंस डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक जाओगे आप, 7 तक सर आवाज कट रही है। अब आवाज क्लियर, अभी आवाज क्लियर है? सर आवाज कट रही है। होल्ड करो, नहीं मैं डाटा चेक करता हूँ इसके लिए। पार्ट बी नेक्स्ट कहता है आपके पास कि इसको आप बताओ कि ये ट्रू है या नहीं है, सही है या नहीं है। इसके लिए आपने वही सेम मेथड इस्तेमाल करना है, बिट पोजीशन डालनी है, बिट पोजीशंस आप यहाँ डाल सकते हो, जैसे 3 था ना, 3 के नीचे आपने 1 डाला, 2 डाला, 4 के नीचे आप 3 डाल दो, इसके नीचे आप 4 डाल दो, इसके नीचे आप 5 डाल दो, 4 के नीचे आप 6 डाल दो, इसके नीचे आप 7 डाल दो। तो ये डाल दिया आपने, फिर आपके पास 3 1 ज़ा 3 हो जाता है, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, जैसे ऊपर किया था वैसे सेम काम कर रहा हूँ। 0 4 ज़ा 0 आ जाएगा, फिर अगेन 0 5 ज़ा 0 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24 आ जाएगा, और प्लस 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा। मैंने सिंपल जो ऊपर की वैल्यूज थी उनको मैंने नीचे वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बाकी दोनों जीरो से हो रही थी, 4 6 ज़ा 24 और आपके पास 7 5 ज़ा 35। यहाँ आप देखोगे 4 और 3 7 होता है, 12 और 7 19 हो जाता है, 19 को 24 में ऐड करोगे तो 34 और 9, 34 और 9 तो आपके पास 43 बन जाएगा, 43 और 35, तो 43 और 35, तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा 5 3 8 और 4 3 7, तो ये 78 बच जाएगा। अब आप जो मेथड बताया गया था 78 वाला, 78 को 11 से डिवाइड करोगे, जब आप 78 को 11 से डिवाइड करने की तरफ जाओगे तो 78 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 7 का 71 होता है, तो आप 7 तक पढ़ोगे और आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 1, 7 11 का 11 7 का 77 होता है, तो रिमाइंडर 1 बचा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा कि ऊपर आपके पास यहाँ मेंशन है कि इफ द रिमाइंडर 10 देन द चेक डिजिट इज x, तो आपका रिमाइंडर जो है ना वो आपके पास जब 10 होता है तो फिर चेक डिजिट x कहलाता है। तो यहाँ से इसको भी आप देख लो, लिखा हुआ भी है कि टोटल गिव्स 7 रिमाइंडर 1, तो चेक डिजिट कितना होगा इसका, चेक डिजिट कह रहा है चेक डिजिट शुड बी 1, तो यहाँ पर चेक डिजिट 1 कह रहा है, तो ये इनकरेक्ट चेक डिजिट हो जाता है। ऊपर भी तो नहीं था 10, कब नहीं था? ऊपर ए में। ए में नहीं, ए में तो उसने कहा था कि द रिमाइंडर गिव द चेक डिजिट, इफ द रिमाइंडर इज 10 द चेक डिजिट इज x, अगर रिमाइंडर 10 होगा तो चेक डिजिट x होगा। तो यहाँ पर हमने सिंपल ये बताना है कि जब देखो इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आ रही है ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होनी चाहिए, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब ऐसे समझो ना आपके यहाँ पर अगर आपके पास कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 10 द चेक डिजिट इज x, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 10 अगर होगा तो फिर चेक डिजिट x की वैल्यू बनेगी। तो दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक अच्छा नहीं, इसमें इनकरेक्ट की बात ही नहीं है पहले वाले में, पहला दूसरे वाला में। पहला है ना, पहला ही था ना हमारे पास, 9 ए और बी है ना, ये 9 बी तो किया हमने, तो ये इनकरेक्ट आ जाएगा ये यहाँ नहीं पे। मेरे। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट चेक डिजिट, ये कह रहा है कि चेक डिजिट आपके पास जो है वो 1 आना चाहिए, जो वैल्यू है तो 78 आ रही है। आगे देखते हैं इसे। सर मुझे समझ नहीं आया।
यहाँ पे जो चीज समझा रहे हैं ना, आवाज आ रही है? जी यहाँ पे जो समझा रहा है वही कह रहा है कि ऊपर वाला समझ में आ गया है क्लियर? जी ऊपर वाला पार्ट वन समझ में आ गया? जी हाँ, कह रहा है कि एन ऑपरेटर हैज जस्ट की इन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, गड़बड़ ये की कि अगर आप ऊपर के हिसाब से देखो तो ऊपर ये वाला मिसिंग था, उसमें कह रहा था चेक डिजिट कैलकुलेट करना है, सही है? हम्म, तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है। नीचे वाले में ये कह रहा है कि ऑपरेटर हैव जस्ट की द फॉलोइंग नंबर, ऑपरेटर ने ये नंबर डाल दिया, सर्कल बिलो करेक्ट if the check digit is correct or incorrect if the check digit is incorrect। अब देखो इसमें उसने हमें चेक डिजिट फाइंड आउट नहीं करने बोला है, उसने कहा है कि चेक डिजिट जो गिवन है वो सही है कि नहीं। सही है ना? सवाल में कह रहा है कि भाई चेक डिजिट ये वाली जो चीज है ये सही है कि नहीं है, ये सही की हुई है कि नहीं? सही की इसलिए नहीं हुई है कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आना चाहिए था ना, एक्सो नहीं आना चाहिए था। जी यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है, तो इसमें ये है कि एक्चुअल जो चेक डिजिट निकलेगा इसका, वो चेक डिजिट निकलेगा 1। तो यहाँ पे 5 की जगह क्या होना चाहिए था? ये 5 की नहीं, एक्स की जगह, या एक्स की जगह क्या होना चाहिए था? 10 1 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह 1 नहीं है, एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट। ये इसका रीजन। ऊपर जो आप देख रहे थे, ऊपर आपने चेक डिजिट कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करने के लिए आपने ये किया था, सारा प्रोसेस अप्लाई करके आपने चेक डिजिट निकाला था। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑपरेटर हैज जस्ट कीड द फॉलोइंग नंबर, ऑपरेटर ने ये सारा कुछ डाल दिया, तो ऑपरेटर ने 5 के बाद जो डाला वो एक्स गलत डाला था, यहाँ कोई नंबर आना चाहिए था। इसीलिए वो पूछ रहा है कि सर्किल बिलो करेक्ट इफ द चेक डिजिट इज करेक्ट। तो आप बोलोगे करेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑपरेटर ने क्या किया है, ऑपरेटर ने एक्स डाला है, और एक्स आपके पास एक लेटर है, नंबर नहीं है, और चेक डिजिट में जो आपके पास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। अब बात समझ में आती तो फिर ये बात कि if the remainder is 10 है? इफ द, remainder is 10 वही कह रहा है ना, द रिमाइंडर के, वो कह रहा है कि अगर वहां पर 10 आता तो फिर आप चेक डिजिट एक्स कह देते, कि आ नहीं सकता। चेक डिजिट में एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, चेक डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट कैरेक्टर होता है। अगर यहाँ लेट सपोज रिमाइंडर किसी सूरत में 10 आता ना, तो फिर आप चेक डिजिट को एक्स लिख देते। मतलब हमने इनकरेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो एक्स डाल रहा 10 है, नहीं था। हमने यहाँ पे इनकरेक्ट सिर्फ इस वजह से किया है कि जो 5 के बाद उसने जो कैरेक्टर डाला है वो एक्स डाला है, वो नंबर नहीं डाला। ठीक ठीक है, ये चीज आ जाएगी। मतलब इस पे आपके पास ना 10 नहीं आ सकता, चेक डिजिट सिंगल डिजिट कैरेक्टर हो, 11 से आप ले रहे हो ना इसको, इसलिए वो आपके पास सिंगल डिजिट कैरेक्टर ही होगा। चैप्टर नेक्स्ट वाले के ऊपर है, फिर ये आ गया कि वो कहता है कि भाई इसमें आपने करेक्ट के ऊपर टिक करना है। अब कह रहा है डाटा इज ट्रांसमिटेड सेवरल बिट एट टाइम। सेवरल बिट के लिए क्या होता है? डाटा इज ट्रांसमिटेड सेवरल बिट्स एट अ टाइम। सेवरल बिट्स के लिए क्या हम्म, लगता है? पैरेलल पैरेलल लगता है। ठीक है, टाइम डाउन several wires in both directions simultaneously, दोनों डायरेक्शन में होता है ना। सिंपलेक्स को होता है जो एक डायरेक्शन होता है, हाफ डुप्लेक्स को होता है जो दोनों डायरेक्शन होता है लेकिन वन एट अ टाइम होता है, और फुल डुप्लेक्स को होता है जो दोनों एट अ टाइम होता है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, फुल डुप्लेक्स इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। जो फोन कॉल हम करते हैं, या अभी जैसे हम कॉल कर रहे हैं,
उसमें हम दोनों एक दूसरे को एक वक्त में सुन सकते हैं, हम्म, उस वाली ट्रांसमिशन को आप फुल डुप्लेक्स कहते हो। समझ में आती सही। है बात? जी। और आती है? हाफ डुप्लेक्स में बस एक ही तरफ, इसमें हाफ में। हाफ डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन बट वन एट अ टाइम। अब हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या कहता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन। डेटा सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब पहले देख लेते हैं, डाटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, वन बिट एट अ टाइम, ना वन वायर। तो ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली का मतलब क्या होगा? वन सिंप्लेक्स। डायरेक्शन में सिंपलेक्स होता है, वन बिट एट अ टाइम डाउन अ सिंगल वायर, वो सीरियल हो जाएगा। डेटा इज ट्रांसमिटेड वन बिट एट अ टाइम डाउन अ सिंगल वायर। डेटा इज ट्रांसमिटेड वन बिट एट अ टाइम डाउन अ सिंगल वायर। सिंगल वायर का मतलब सीरियल। द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। दोनों डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन एक वक्त में एक ही जा रहा है। जैसे वॉकी टॉकी जो होता है ना, तो वॉकी टॉकी के लिए आपके पास जो है ना वो यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरफ आना जाना तो होता है लेकिन एक वक्त में एक होता है। तभी तो सोल्जर्स कहते हैं ओवर। वो ओवर क्यों कहते हैं? वो ओवर इसलिए कहते हैं कि जो है कि वो कहते हैं अपनी, यानी ओवर करने का मतलब ये होता है कि वो अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं और दूसरे को ये कंट्रोल दे रहे हैं कि अब तुम बोलो, इसलिए वो ओवर बोलते हैं। सही है। सीरियल जी। ट्रांसमिशन क्यों इस्तेमाल करते हो? अभी बताया था कि सीरियल ट्रांसमिशन ये होता है कि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, और जो है ना सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर डाटा स्क्यू नहीं करता, डाटा आगे पीछे नहीं होता। तो वो रीज़न आपने बताने थे। समझ में आती है बात? जी। अब आपने